हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरएम। घटना चक्र की सीरीज चल रही है जिसमें हम घटना चक्र को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स, जिसमें हम घटना चक्र से फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम, एसआई, रेलवे और जिसमें भी साइंस आती है उन सभी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मात्रक इकाइयां। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मापक मान लेते हैं तथा इस मानक को कोई नाम दे देते हैं। उसी को उस राशि का मात्रक या फिर यूनिट कहा जाता है। भौतिक राशियों में मापन के लिए निम्नलिखित 4 पद्धति प्रचलित हैं। मतलब किसी भी हमें भौतिक राशि को मापना है या मापने के लिए एक राशि को निश्चित किया जाता है, उस मानक को कोई भी नाम दे दिया जाता है और उसे क्या कहा जाता है? मात्रक कहा जाता है। फिजिक्स के लिए बहुत सी चीजें हैं जिनको मापने के लिए अलग अलग मात्रक बनाए गए हैं। तो 4 प्रकार से मात्रकों को विभाजित किया गया है। कौन कौन सी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां हैं। पहली आती है CGS पद्धति, दूसरी है FPS पद्धति, तीसरी है MKS पद्धति और चौथी है SI पद्धति, जो कि सबसे ज्यादा मान्य मानी जाती है। तो पहले आती है कौन सी? CGS पद्धति। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में माना जाता है, इसलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड या फिर CGS पद्धति कहा जाता है। इसे फ्रेंच या फिर मेट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रेंच या फिर मेट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। नोट: यांत्रिकी में आने वाले सभी भौतिक राशियों को लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रकों में ही व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अर्थात इससे संबंधित नहीं किया जा सकता। मतलब हम इन जो 3 होते हैं, मात्रक, दूरी और समय, इनको हम एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से मिला नहीं सकते, एक दूसरे से बदल भी नहीं सकते और उनका संबंध भी नहीं होता। अतः इन राशियों को मूल राशियां कहा जाता है। अतः इन मात्रकों को भी क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहा जाता है। मूल मात्रक कितने होते हैं? 3 होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? लंबाई, द्रव्यमान और समय एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और एक दूसरे से बदल नहीं सकते और एक दूसरे में परिवर्तित भी नहीं हो सकते। अब आती है FPS पद्धति। इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। पहली कौन सी थी? CGS पद्धति, जिसको हम क्या कहते थे? फ्रेंच पद्धति कहते थे। CGS। तो GS से हम क्या कर सकते हैं? GS क्या है हमारा? बिल्कुल एकदम पढ़ लेंगे तो बिल्कुल फ्रेंच जैसे बोलेंगे, है ना, GS। तो उसमें से हम क्या याद कर लेते हैं? GS कर लेते हैं, मतलब फ्रेंच से ली गई है। और इसमें क्या है? FPS पद्धति। तो हमेशा 5 या फिर 5 क्या कौन रहता है? ब्रिटिश पद्धति। हमेशा अपन बिल्कुल एकदम से अपन सोचते हैं ना कि हाँ यार जीन्स अच्छा है, थोड़ा अपन पास महसूस करते हैं ना ब्रिटिश कल्चर को। तो FPS पद्धति क्या है? ब्रिटिश पद्धति है। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा को क्रमशः फुट, पाउंड और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। कैसे? फुट, पाउंड और सेकंड में उसको व्यक्त किया जाता है। फिर आता है MKS पद्धति। इस पद्धति में क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान और समय की मात्रा को क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। कैसे व्यक्त करते हैं? मीटर, किलोग्राम और सेकंड में इनको व्यक्त किया जाता है। फिर आती है SI पद्धति। इसे 1960 में पेरिस के अंतरराष्ट्रीय मापतौल महाधिवेशन में एक पद्धति को स्वीकार किया गया था। तो ये भैया नॉर्मल नहीं है। SI पद्धति मतलब SI जैसे अपन होते हैं ना, बिल्कुल MP में निकलती है SI की वैकेंसी, हर डिपार्टमेंट में, मतलब हर स्टेट में SI की वैकेंसी निकलती है। और अपन क्या अच्छी तैयारी करते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं? एयर मतलब SI बन जाएंगे, हम पेरिस जाएंगे घूमने। तो SI पद्धति का निर्धारण कहाँ किया गया था? 1960 में किया गया था। पेरिस में अंतरराष्ट्रीय मापतौल महाधिवेशन आयोजित किया गया था, इसमें उसको स्वीकारा गया था। इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति में मूलतः 7 मात्रक होते हैं। जो SI पद्धति है वो सबसे ज्यादा मान्य होती है और इसमें मूल मात्रक कितने बताए गए हैं? तो इसमें बताए गए हैं 7 मूल मात्रक। लेकिन अभी हम इससे पहले 3 पद्धतियां देखी थी, उसमें मूल मात्रक कौन थे? द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो लंबाई के लिए CGS पद्धति में सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहे थे। FPS पद्धति में लंबाई के लिए हम फुट का प्रयोग कर रहे थे और MKS में क्या कर रहे थे? मीटर का प्रयोग कर रहे थे, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे? इनने 7 में बांट दिया है SI पद्धति को। पहली आती है भौतिक राशियां, फिर आते हैं SI के मूल मात्रक और उनके संकेत भी दिए गए हैं। तो मूल मात्रक में इन्हें क्या क्या लिया है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, जो कि हमारे पहले 3 थे, लेकिन इन्हें कुछ और भी जोड़ दिया है, जैसे कि ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और द्रव्य का परिमाण। तो पहली आती है लंबाई, इसको हम मीटर
इसको मापने, मतलब एसआई में हम क्या कहते हैं, मीटर कहते हैं, और इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। संकेत क्या है, स्मॉल एम है। द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम में इसको मापते हैं, और केजी इसको लिखा जाता है, स्मॉल केजी। फिर आता है समय, समय का होता है मात्रक सेकंड, और इसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। फिर आता है ताप, ताप को हम कहते हैं, इसका मात्रक क्या है, केल्विन है, जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं। फिर आती है विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक है एम्पियर, और कैपिटल ए से इसको डिनोट किया जाता है। फिर आती है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, और इसको सी डी इसका संकेत होता है। फिर आता है द्रव्य का परिमाप, इसकी होता है मात्रक क्या, मोल, और MOL से इसको प्रदर्शित किया जाता है। स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल मात्रक लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और जो पदार्थ का परिमाप है उसके मात्रकों पर आधारित मात्रक पद्धति को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति या फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या फिर एसआई यूनिट कहा जाता है। तो मीटर की परिभाषा इनने अलग अलग इनको परिभाषित भी किया है। जैसे कि मीटर की परिभाषा क्या है, कई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी होती है जो कि निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड में 1/299792458 वे हिस्से में तय करती है, उसे क्या कहा जाता है, मीटर कहा जाता है। तो मीटर क्या होता है, निर्वात में मतलब जब हमारा पूरा वैक्यूम होता है उसमें जो प्रकाश की एक किरण होती है वो 1/299792458 सेकंड, मतलब इस हिस्से में जितना दूरी तय करती है उसको क्या कहा जाता है, 1 मीटर कहा जाता है। फिर आता है किलोग्राम, इसको भी हमने कैसे बताया है, तो 1 किलोग्राम पेरिस में रखे गए एक प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना जाता है। तो किलोग्राम वो नहीं होते जो हमारे बाजार में या फिर दुकानों पर किलोग्राम का एक वाट रखा होता है ना, वो नहीं होता, बांट बोलते हैं, है ना, तो बांट नहीं होता, वो क्या है, किलोग्राम क्या है, पेरिस में एक अलग से रखा गया है प्लेटिनियम एरेडियम का एक टुकड़ा जो कि कितने का है, 1 ग्राम का है, मतलब 1 किलोग्राम का है, उसे कहा जाता है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस में 1 लीटर द्रव का द्रव्यमान, जो जल होता है उसका द्रव्यमान कितने पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर एक पानी का द्रव्यमान कितना कहलाता है, 1 किलोग्राम कहलाता है। हालांकि मई 2019 में भारत सहित विश्व के 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है और 1 किलोग्राम को एक प्लांक नियतांक के आधार पर मापा जाता है। तो कब माना गया है, 2019 में ये माना गया कि भैया हम 1 किलोग्राम का वो लेना, बांट बनाना है हमें, तो हम पेरिस जाएंगे क्या मापने के लिए, प्लेटिनियम और इरेडियम को मापने के लिए, नहीं ना। इसलिए 101 देशों ने मीटिंग बुलाई और बोला कि हम तो अपना अलग ही मात्रक मानेंगे। तो उन्होंने बोला कैसे मानोगे किलोग्राम को, तो उन्होंने बोला हमारी किलोग्राम की परिभाषा क्या है, तो 1 किलोग्राम को हम क्या बोलेंगे, प्लांक नियतांक के आधार पर इसको मापा जाएगा। सेकंड की परिभाषा क्या है, 1 सेकंड वह समय अंतराल होता है जिसमें परमाणुक घड़ी, जो परमाणु की घड़ी होती है उसमें सीजियम 133 जो परमाणु है उसका कंपन इतने टाइम पे हो जाता है, 9192631770 कंपन करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, 1 सेकंड कहा जाता है। किसके में, सीजियम 133 परमाणु में यदि 9192631770 कंपन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, 1 सेकंड कहते हैं। एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर एक विद्युत धारा वह धारा होती है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई के समानांतर तारों में प्रभावित होती है। प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तार की बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। मई 2019 में अंगीकृत की गई नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत धारा या मूल आवेश होता है, विद्युत आवेश होता है, उसके आधार पर इसको परिभाषित किया गया है। ये क्या है, मूल विद्युत आवेश होता है जो कि हमारे नॉर्मल में प्रभावित होता है। कब अपनाई गई है, 2019 में अपनाई गई है। लेकिन इससे पहले इसको क्या कहा जाता था, विद्युत जो धारा है वो कैसी एक धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे और अनंत लंबाई के समानांतर तार में प्रभावित होने वाली है। प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, उसे क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। केल्विन की परिभाषा क्या है, तो 1 केल्विन के त्रिक बिंदु या फिर जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसमें ऊष्मागतिकी ताप का 1/273
0.16 भाग होता है। 2019 में भी इसे भी नई परिभाषा दी गई है, जो कि क्या होती है, केल्विन को बोल्ट्जमैन नियतांक द्वारा परिभाषित किया जाता है। केल्विन को कैसे कहेंगे, तो केल्विन में हमेशा अलग अलग वोल्ट के लोग आते हैं, है ना, अलग अलग वोल्टेज वाले लोग आते हैं, वोल्टेज मैन। तो वोल्टेज मैन नियतांक किसके लिए परिभाषित करता है, केल्विन के लिए परिभाषित करता है। फिर आता है कैंडेला की परिभाषा। एक निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब कही जाती है जब वह स्रोत उस दिशा में 540 × 10⁻11 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट व स्टेडियन तीव्रता एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करती है। यदि एक वर्ण का प्रकाश उत्सर्जित करती है एक ज्योति तीव्रता, तो उसे क्या कहा जाता है, एक कैंडला कहा जाता है। तो हम इसको कैसे, देखो क्या क्या इनका है। मीटर को हमने पता है कितना हो गया भैया, एक हिस्सा हो गया, एक निर्वात में चली गई प्रकाश के द्वारा दूरी। प्रकाश को मतलब मीटर में क्या है, मीटर हम एक चलते हैं और पल पल की खबर देते हैं, तो मीटर से हम क्या नापते हैं, प्लांक नियतांक होता है मीटर के लिए। सेकंड के लिए क्या होता है, सीजियम 133 परमाणु का कंपन देखते हैं। अब आता है एम्पियर। एम्पियर में क्या होता है, एम्पियर को हम मूल विद्युत आवेश के आधार पर इसको परिभाषित करते हैं। केल्विन, तो हमारे केल्विन में अलग अलग वोल्ट वाले मैन आते हैं, तो वोल्टेज मैन नियतांक के द्वारा इसको परिभाषित किया जाता है। कैंडला, तो कैंडला को परिभाषित किया जाता है जब एक स्रोत एक ही दिशा में 540 × 10⁻11 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वाट्स स्टेरेडियन तीव्रता एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कैंडला कहा जाता है। अब आती हैं भौतिक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं, मूल राशियां होती हैं, और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो कि भौतिक राशियां या फिर मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं। तो आयतन क्या होता है, लंबाई, मतलब भौतिक राशि क्या है, आयतन, इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई प्लस ऊंचाई से हम आयतन मापते हैं, लेकिन इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा, मीटर मीटर मीटर, और हो जाएगा मीटर का क्यू। घनत्व कैसे मापते हैं हम, द्रव्यमान प्लस आयतन, मतलब द्रव्यमान कितना जगह घेरे हुए है उसे क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। इसलिए तो आयतन को मतलब द्रव्यमान को अपन किलोग्राम में ज्ञात करते हैं, और आयतन को कैसे करते हैं, आयतन अपन ऊपर देखा मीटर मीटर मीटर, मतलब ट्रिपल मीटर है ना, मीटर का क्यू, तो किलोग्राम मीटर क्यू बाय मीटर क्यू। वेग कितना होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन में समय कितना हो रहा है, एक समय में कितना विस्थापन कर रहा है, तो विस्थापन के लिए विस्थापन को मीटर में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, तो मीटर पर सेकंड। त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। मतलब वेग में परिवर्तन हुआ है समय के साथ, वेग में परिवर्तन कैसे होगा, मीटर के साथ होगा, और समय कितना होता है, सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसमें होगा। क्योंकि वेग में क्या होता है, वेग बराबर क्या था हमारा, देखो वेग क्या होता है, मीटर में प्रति सेकंड दर से जो परिवर्तन हुआ है वो मीटर पर सेकंड है, और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग तो हमारा वो था ना मीटर पर सेकंड, लेकिन जब एक और सेकंड जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बल क्या होता है, तो बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, मतलब एक्सीलरेशन, m × a। तो m को हम द्रव्यमान को किलोग्राम में ज्ञात करते हैं, और त्वरण को हम कैसे, त्वरण का क्या था हमारा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो कि क्या कहा जाता है, इसे न्यूटन कहा जाता है। कार्य क्या होता है, कार्य मतलब हमारा बल के साथ विस्थापन। बल क्या था हमारा, न्यूटन था, और विस्थापन क्या था, मीटर था, तो इसे क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। कार्य करके हम हो जाते हैं पानी में चूर चूर, तो हो जाता है जूल। शक्ति क्या होती है, शक्ति समय के साथ कार्य, मतलब कार्य को करने में कितना समय लगा उसे क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। और कार्य क्या था हमारा, जूल पर सेकंड। कार्य क्या था, न्यूटन इंटू मीटर है ना, न्यूटन मीटर क्या था हमारा कार्य था, और उसमें शक्ति कितनी लगी, तो हमारा न्यूटन इंटू मीटर को कहा जाता है जूल, तो हो जाएगा जूल पर सेकंड, इस पर सेकंड, जिसको कहा जाता है वाट, और शक्ति में लग जाती है लोगों की वाट। समतल कोण क्या होता है, तो इसे रेडियन कहा जाता है, रेडी रहते हैं समतल पर भागने के लिए। और घन कोण में क्या होता है, स्टेरेडियन। अब स्टेरेडियन पर दौड़ नहीं सकते, स्टाइल ही मार सकते हैं, तो घन कोण में क्या करते हैं, सिर्फ हम स्टाइल मारते हैं, तो स्टेरेडियन। चलिए हम इसको देखते हैं फिर से। आयतन क्या होता है, द्रव्यमान
नहीं, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मतलब m का क्यू होता है। अब आता है घनत्व। घनत्व में क्या होता है, उसका वेट भी होता है और उसका स्पेस भी घेरा होता है उसने। तो स्पेस को अपन कैसे मापते हैं, आयतन से, और उसका भार कितना होता है, द्रव्यमान, तो किलोग्राम और मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यू होता है ना, क्योंकि अपन ने इसमें आयतन भी ले लिया है। बेग क्या होता है, तो किसी भी विस्थापन में समय, मतलब एक स्थान से जो समय होता है ना उसमें चेंज कितना हुआ है, तो विस्थापन बटे समय क्या कहलाता है, बेग कहलाता है। विस्थापन होता है मीटर में और समय तो अपना सेकंड में ही होता है। त्वरण क्या होता है, बेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। बेग अपना क्या था, अपना मीटर पर सेकंड था, इसमें एक और सेकंड आ जाएगा तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। फिर आता है बल। बल के लिए लगता है द्रव्यमान और त्वरण, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक था हमारा किलोग्राम और अपन त्वरण को क्या बोलते हैं, मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसको कहा जाता है न्यूटन। बल को क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। कार्य क्या होता है, कार्य को अपन बोलते हैं कि कितना काम बल के साथ किया गया है ना, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन अपना मीटर था और अपना बल क्या है, बल न्यूटन है। बल को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान इंटू एसिलेशन। एसिलेशन और द्रव्यमान को इंटू कर दो तो बन जाता है न्यूटन। तो इसमें क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। इसको क्या कहा जाता है, हमारा जूल। कार्य करने के बाद क्या कहा जाता है, इसको जूल। फिर आती है शक्ति। शक्ति में लग जाती है लोगों की वाट, और शक्ति में क्या होता है, कार्य कितने समय में किया गया है, कार्य का क्या था, जूल पर सेकंड था। मतलब कार्य क्या था हमारा, जूल, जूल था, इसके नीचे हमने सेकंड कर दिया तो जूल पर सेकंड हो जाएगा। और इसमें शक्ति में लगा दी वाट, तो हो गया वाट। इस समतल कोण क्या होता है, स्टेरेडियन, मतलब होता है रेडियन। और घन कोण में क्या होता है, स्टेरेडियन। मूल की परिभाषा क्या होती है, एक मूल किसी द्रव्य की वह मात्रा होती है जिसमें द्रव्य के अवयव की संख्या कार्बन 12 में 0.012 किलोग्राम के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। मई 2019 में अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मूल को एवोगैड्रो नियतांक के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो हमारे मूल को कैसे परिभाषित करते हैं, एवोगैड्रो नियतांक के द्वारा इसको परिभाषित किया जाता है। और हमने जो पहली परिभाषा क्या थी कि एक द्रव्यमान है, एक जल है या द्रव है, उसमें उसकी जो एक मूल द्रव्य में कितने देखे जाएंगे, तो संख्या होनी चाहिए कार्बन की 12 कितने ग्राम होनी चाहिए, तो 0.012 किलोग्राम पदार्थ या फिर तत्व होनी चाहिए उसमें, तब उसको एक मूल कहा जाता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ के परिमाण के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों की मात्रक को एक या अधिक मूल मात्रकों पर उत्पन्न घात लगाकर प्राप्त किए जाते हैं। इन्हीं क्या कहा जाता है, व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। मतलब एक होते हैं मूल मात्रक जो कि स्वतंत्र होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो कि मूल मात्रक पर ही बने होते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। घातें लगाकर इंटू करके हम इनको बनाते हैं। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि होती है, तो मूल राशि है हमारी विद्युत धारा। बल को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान इंटू एसिलेशन, है ना, m इंटू ए। वेग क्या होता है, विस्थापन में समय। और कार्य तो हमने देख ही लिया, बल के साथ विस्थापन। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाप, ये साल मूल जो 7 हैं, ये क्या है, मूल भौतिक राशियां हैं। मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं तथा इसमें किसी को किसी अन्य में बदला या स्वतंत्र संबंधित नहीं रखते, किसी में बदला नहीं जा सकता और एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, शक्ति में सबके लग जाती है वाट, तो हो जाएगा वाट। भौतिक राशियों में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। तो किस पर किया जाता है, वाट पर, शक्ति पर किसी कोई कार्य किया जाता है, विद्युत पर कोई कार्य किया जाता है। और जो ऊर्जा संचारित होती है उसे कहा जाता है, जैसे कि शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य अपॉन समय, कितना कार्य किया गया है समय में, उसे क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है, जो कि जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, विद्युत शक्ति को अपन कैसे मापते हैं, वाट से। कैसे मापते हैं, वाट से मापा जाता है। बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। काम करने में, अब बल लगाने में हम हो जाते हैं न्यूटन, न्यूट्रन।
तो न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, जिसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। द्रव्यमान मतलब बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, मतलब कितना द्रव्यमान कितने उससे या फिर विस्थापन से उसको विस्थापित किया गया है। तो किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न हुए त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। त्वरण क्या कहलाता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसमें द्रव्यमान जुड़ गया तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है हमारा बल। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य करने का मात्रक होता है जूल। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तब बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जिसे जूल कहा जाता है। जूल ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका होता है? ऊर्जा का भी मात्रक होता है और अपने कार्य का भी मात्रक होता है। आवृत्ति को कैसे मापा जाता है? तो आवृत्ति को नापते हैं अपन हर्ट्ज में। आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। एक सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। हर्ट्ज को किससे मापते हैं? हर्ट्ज की मापा जाता है अपन आवृत्ति में मापते हैं। चालक विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो चालक की विद्युत प्रतिरोध मतलब हमें तो प्रतिरोध पता है, तो वो तो ओम होती है। किसी द्रव्य या किसी पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ के द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आसानी से विद्युत आवेश को चलाने देते हैं और इसे एसआई मात्रा कितना होता है? ओम मीटर होता है। और विद्युत प्रतिरोधकता कितना होता है? ओम इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। आर क्या होता है? पदार्थ की विद्युत प्रतिरोध ओम होता है। और आई क्या होता है? पदार्थ के टुकड़े की धारा की दिशा में लंबाई होती है। एल क्या है? उसकी लंबाई है, जो कि मीटर में होती है। ए क्या होता है? धारा की दिशा में लंबवत पदार्थ का क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब उसका एरिया कितना है, जो कि वर्ग मीटर में होता है। दिए गए विकल्पों में फराड या फेराडे धारिता, कैपेसिटेंस और वोल्टेज, विद्युत विभवांतर, एम्पियर और विद्युत धारा तथा ओम विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक है। तो देखो, जो हमारी फेराडे है वो क्या है? धारिता, धारिता का है ना। तो फेरे कौन लेता है? हमेशा गोल गोल लेते हैं, धारियों में लेते हैं ना। तो फेराडे क्या है? हमारी धारिता का मात्रक है। वोल्ट क्या है? वोल्ट है हमारे विद्युत विभव का, विद्युत विभव होता है, उसको कैसे मापते हैं? वोल्ट से मापते हैं। एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम होता है प्रतिरोध का। ओम मीटर मात्रक किसका होता है? तो ओम मीटर मात्रक होता है हमारा प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष होती है, जिसको हम दूरी के लिए मापते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? दूरी की इकाई होती है। प्रकाश जब एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻50 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक किसका होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष हमारी दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो हमारा प्रकाश वर्ष है दूरी का। प्रकाश वर्ष में क्या होता है? तो वह दूरी होती है जो कि एक प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? हम जो खगोलीय दूरी होती है, मतलब अंतरिक्ष में जो दूरियां होती हैं, उनको प्रकाश वर्ष में मापते हैं। क्यों मापते हैं? क्योंकि जो प्रकाश की गति होती है वो स्पीड सदैव एक समान रहती है, उसको कहीं पर भी चला लो वो हमेशा प्रकाश एक जैसा ही चलता है। खगोलीय दूरी विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरी, तारों के बीच की दूरी इतनी विशाल होती है कि एक मीटर, किलोमीटर द्वारा इन्हें व्यक्त नहीं कर सकते, अतः इसे AU मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि से मापा जाता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति स्थिर या कांस्टेंट होती है तथा उच्च परिशुद्धता मतलब हाई प्रेसिसियस के कारण जानी जाती है, और इस कारण से खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में ही मापा जाता है। हाई प्रेसिसियस होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? मापा इसी से जाता है। एक पारसेक
तारों से संबंधित दूरी मापने का मात्रक है किसके बराबर होता है? तो पारसेक किसके बराबर होता है? तो पारसेक बराबर होता है 3.25 प्रकाश वर्ष। 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है एक पारसेक। पारसेक क्या होता है? तो पैरालिटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप होता है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10⁻16 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। 9.46 और ये होता है 3। पारसेक कितना होता है? 3। और यदि हम प्रकाश को उसमें पारसेक में चेंज करते हैं तो 3.26 होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक क्या होता है? तो इससे भी हम दूरी को ही ज्ञात करते हैं। प्रकाश वर्ष से बड़ा क्या होता है? पारसेक होता है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? यदि हम 3.39 को गुणा कर दें तो इंच प्राप्त हो जाएगा। तो ये होता है सेंटीमीटर को हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा? हमें 1 इंच मिल जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। और अतः सेंटीमीटर कितना होता है? तो 0.39 से गुणा करने पर इंच मिल जाएगा। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में ज्ञात करनी है। हम कैसे करेंगे? तो यदि 6 फीट का कोई व्यक्ति है और हमें उसको कैसे निकालना है? नैनो सेकंड में व्यक्त करना है। तो हम कर देंगे उसका क्या? 181 × 10⁻7 नैनोमीटर से उसको कर देंगे। 1 नैनो बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर और 1 फीट बराबर होता है 0.305 मीटर। और 1 फीट में यदि नैनो को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30.5 × 10⁻7 की पावर। क्योंकि ये 3 इसमें से चलेगा तो ये 7 बचेगा यहाँ पर। और 6 फीट है तो इसका 6 में इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 183 × 10⁻7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्योंकि नैनोमीटर मैट्रिक प्रणाली होती है, इसमें लंबाई मापने के लिए एक इकाई है जो कि 1.0 × 10⁻⁹ मीटर के समतुल्य होता है। तो यदि हम 1 नैनोमीटर देखें तो 1.0 × 10⁻⁹ को इंटू कर देंगे तो हमारा 1 मीटर निकलेगा। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। और 10⁻⁹ मीटर के बराबर कितना होगा? तो 0 कर देंगे तो इसके 2 से इसके 2 मतलब 7 कट जाएंगे तो बच जाएगा कितना? 7। तो कितने सेंटीमीटर होंगे? 10⁻⁷ सेंटीमीटर होंगे। 1 नैनोमीटर के बराबर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है हमारे 10⁻⁹ मीटर के बराबर। सेंटीमीटर कितना? तो -7 सेंटीमीटर के बराबर। नैनोमीटर की लंबाई एक सूक्ष्म मात्रक होती है, इससे nm संकेत से प्रदर्शित करते हैं। नैनोमीटर लंबाई का 1 अरबवा भाग होता है। इसका मान 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। 1 नैनोमीटर = 1 अरबवा भाग। 1 मीटर बराबर कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर। एम्पियर मात्रक किसका है? तो एम्पियर है हमारे विद्युत धारा का। विद्युत धारा को मापने के लिए हम एम्पियर का प्रयोग करते हैं। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि वह तार प्रति सेकंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक हिस्से से प्रविष्ट होते हैं। इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे हिस्से से भी बाहर निकलेंगे। मतलब 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 1 मीटर लंबी तार से, है ना। उसमें इतनी धारा प्रभावित हो रही है। 1 मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या होती है? तो यदि हम मेगावाट बिजली को मापना है तो हम क्या करते हैं? उत्पादित की जा सकती है, जो कि क्या होती है? 1 मेगावाट बिजली के नापने की इकाई जो क्या होता है? उत्पादित की जा सकती है। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में
उत्पन्न की जाती है और 1 मेगावाट कितने बराबर होता है, तो 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। अब आती हैं भौतिक राशियां और उनकी इकाइयां क्या क्या होती हैं। त्वरण क्या होता है, त्वरण को हम ज्ञात करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, है ना, कितने मीटर की दूरी चली गई है कितने सेकंड में, तो इसे क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। बल को हम कैसे ज्ञात करते हैं, बल को कहते हैं न्यूटन, न्यूटन है बल की इकाई। कृत कार्य क्या होते हैं, तो कार्य हम करते हैं, कार्य करने में जूल जाते हैं ना, जूल हो जाते हैं, तो हो जाते हैं जूल। कार्य करने के लिए क्या है, कृत कार्य जूल। और आवेग को क्या कहा जाता है, न्यूटन पर सेकेंड, कितने सेकेंड में कितने न्यूटन चल लिया है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका आवेग होता है। त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समय अंतराल होने वाला परिवर्तन होता है। त्वरण मतलब कितने वेग से कितने समय में दूरी चली गई है, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का क्या होता है, बल को हम न्यूटन से ज्ञात करते हैं, लेकिन आवेग या फिर इम्पल्स क्या होती है, तो इम्पल्स होती है न्यूटन सेकंड होती है। और वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारा जूल। निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में से कौन सी सुमेलित नहीं है, तो बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, जो कि सही है। कार होता है जूल। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में ज्ञात करते हैं, लेकिन दाब को हम डाइन में नहीं बल्कि पास्कल में ज्ञात करते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और सीजीएस पद्धति में उसे हम डाइन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस इकाई का मात्रक नहीं होता, किसका मात्रक नहीं है, प्रतिबल का होगा, बल का होगा, द्रव्यमान का होगा, लेकिन विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन उस वस्तु की मूल विमा में अनुपात को विकृति कहते हैं। मतलब ये एक स्थिति है जिसको, जो कि मूल स्थिति है और उसमें कुछ हमने परिवर्तन कर दिया, उसकी विमा में परिवर्तन हो गया, उन दोनों के जो अनुपात होता है उसे क्या कहा जाता है, विकृति कहा जाता है। विकृति एक क्या है, विमाहीन राशि होती है, अर्थात यह इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब हमें इनको सम्मिलित करना है। वाट क्या होती है, तो हमारी शक्ति से लग जाती है लोगों की वाट, तो वाट का पहले जोड़ दो, हमारी तो भैया शक्ति है वाट। नॉट को हम कैसे कहते हैं, जो नॉटिकल माइल्स होता है ना, इसको हम कैसे करते हैं, समुद्री जहाज के लिए गति ज्ञात की जाती है नॉट की। नॉटिकल मील नौचालन के लिए इसको ज्ञात किया जाता है। नॉटिकल मील को हम किससे करते हैं, नौचालन के लिए करते हैं। और कैलोरी हमारी ऊष्मा होती है। शक्ति या पावर का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड, जिसको हम वाट कहते हैं। नॉट क्या होता है, तो समुद्री जहाज की गति मापने के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो नौचालन होते हैं उनके लिए प्रयुक्त की जाने वाली क्या होती है, नॉटिकल मील होती है। और जो हमारी ऊर्जा होती है, उस ऊष्मा होती है, उसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैलोरी से ज्ञात करते हैं कि इस अनाज में कितनी कैलोरीज है। अब आता है जूल, तो हम कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का होता है हमारा एम्पियर। वाट शक्ति से लग जाती है वाट, लेकिन हमें कहीं दिख नहीं रही है शक्ति, लेकिन हमारी शक्ति का मात्रक होता है सामर्थ्य। हमारा कितना सामर्थ्य है, शक्ति है। वाट वॉट क्या होता है, तो वॉट होती है हमारी विभवांतर का नहीं, हाँ विभवांतर का होता है वॉट। विद्युत विभवांतर क्या कहलाती है, वॉट। और कैलोरी से अपन ऊष्मा ज्ञात करते हैं। तो क्या है, जूल का है कार्य, एम्पियर को धारा से, वाट का सामर्थ्य, वोल्ट विभवांतर और कैलोरी को ऊष्मा से। कार्य ऊर्जा और जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है एम्पियर, वाट और वोल्ट और कैलोरी क्रमशः धारा। देखो एम्पियर धारा को करते हैं, वाट सामर्थ्य को करते हैं, वॉट विभवांतर को करते हैं और कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। नॉट क्या होता है, नॉट में हमारी समुद्र के द्वारा चली गई दूरी, इसमें से हमें बताना है कौन से समर्थ मतलब सुमेलित नहीं है। तो नॉट होता है जहाज के द्वारा चाल की माप को क्या कहा जाता है, नॉट कहा जाता है। नॉटिकल मील क्या होता है, जो नौचालन होता है उसमें जो दूरी होती है उसकी इकाई को क्या कहा जाता है, नॉटिकल मील कहा जाता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, जो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य होते हैं उनकी लंबाई को एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। लेकिन प्रकाश वर्ष समय मापने की दूरी नहीं होती, बल्कि दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष के द्वारा समय नहीं अपितु तो दूरी का मापन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी होती है जो कि प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी होती है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एंगस्ट्रॉम से हम नापते हैं क्या, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम होता है, जिसको हम कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं, है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, तो एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट।
किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को उस राशि या मतलब उस शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है, जिसे कि हम वाट कहा जाता है। 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल पर सेकंड होता है। एक अश्व शक्ति क्या होती है? तो ये होती है 746 वाट। अब आता है हमें इसके सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। उच्च वेग है भैया, उच्च वेग को हम कैसे व्यक्त करेंगे? उच्च वेग को व्यक्त किया जाता है मैक संख्या से, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम से, दाब पास्कल से, ऊर्जा को जूल से। द्रव यांत्रिकी या फिर जो फ्लूइड मैकेनिज्म होती है, इसके सिद्धांत पर द्रव जो मैक संख्या होती है किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु के वेग अर्थात उस माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को कहते हैं। मतलब कोई एक माध्यम है, इसमें एक वस्तु का वेग और किसका निर्वात में या ध्वनि की जो चाल होती है उसका अनुपात क्या होता है, या उसको कहा जाता है मैक संख्या कहा जाता है। अतः मैक एक उच्च वेग को प्रदर्शित करती है। अतः तरंग दैर्घ्य मापन होता है एंगस्ट्रॉम का, जबकि दाब हम पास्कल का उपयोग करते हैं और ऊर्जा के लिए हम जूल का प्रयोग करते हैं। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे कि पास्कल दाब से संबंधित है। दाब मतलब दबाव। 1 माइक्रोन कितने बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। मतलब 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3 मिलीमीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे तो बचा, इससे ये कट जाएगा, 3 बचेंगे 0, तो ये हो जाएगा 1/100 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन लंबाई किसको प्रदर्शित करती है? तो 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है 1/-4 सेंटीमीटर को। 1 माइक्रोन लंबाई किसको प्रदर्शित करती है? तो 10⁻⁻4 सेंटीमीटर को। 1 माइक्रोन बराबर होता है -6 मीटर, लेकिन हमें इसमें सेंटीमीटर से निकालना है तो हम किसको इंटू कर देंगे? मतलब तो 1 माइक्रोन बराबर तुम्हारे 6 जीरो आ जाएंगे, फिर उसके बाद में 1 आएगा, फिर सेंटीमीटर से उसकी 2 जीरो चले जाएंगे, तो बचेगा कितना? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। डेसिबल से क्या ज्ञात करते हैं? डेसिबल से हम मापते हैं ध्वनि की प्रबलता को, जो कि हमें बताना है इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो डेसिबल से हम ध्वनि की प्रबलता की इकाई होती है। अश्व शक्ति से हम शक्ति की इकाई ज्ञात करते हैं। समुद्री मील क्या होती है? नौचालन में दूरी की इकाई को क्या कहा जाता है? समुद्री मील कहा जाता है। लेकिन सेल्सियस क्या होता है? हम ताप का, ना कि ऊष्मा का। सेल्सियस ताप को मापने के लिए मात्रक होता है। ऊष्मा या फिर जो हीट का होता है वो कैलोरी होता है। नौचालन में प्रयुक्त की गई दूरी को मापने के लिए हम समुद्री मील का प्रयोग करते हैं। शक्ति के लिए हम जूल पर सेकंड का प्रयोग करते हैं, जिसे वाट कहा जाता है। अश्व शक्ति के लिए हम 746 वाट के समतुल्य होता है। और ध्वनि की प्रबलता के लिए हम डेसिमल का प्रयोग करते हैं। डेसिबल। कौन सी ऊष्मा इकाई नहीं होती? तो ऊष्मा की इकाई होती है भैया हमारी कैलोरी, किलो कैलोरी, और किलो जूल भी होती है, लेकिन वाट नहीं होती भैया, वाट तो शक्ति की होती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है। मतलब जो पदार्थ होते हैं उनके मध्य में जितना भी तापांतर होता है उसे क्या कहा जाता है? ऊष्मा कहा जाता है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, और वह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले स्थान से कम ताप वाले स्थान के मध्य होता है। मतलब हमेशा कहाँ से जाएगी? ज्यादा ताप वाले स्थान से कम ताप वाले स्थान पर जाती है। ऊष्मा का मापन कैलोरी होता है, किलो कैलोरी होता है, जूल भी होता है, लेकिन वाट शक्ति के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है, और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो अब भी हमने ज्ञात किया ऊष्मा की इकाई होती है कैलोरी, लेकिन इन्होंने पूछा है कौन सी नहीं होती? तो हमारी सेंटीग्रेड कभी नहीं होगी, सेंटीग्रेड नहीं होती। कैलोरी होती है, किलो कैलोरी होती है, जूल होती है, और अर्ग भी होती है। ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं होती, बल्कि ताप की इकाई होती है सेंटीग्रेड। कैलोरी की क्या क्या होती है? जूल होती है, अर्ग होती है, और ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप होता है। इसलिए ऊर्जा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतर के कारण स्थानांतरित होती रहती है, तथा स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ऊष्मा कहा जाता है। 1 किलोमीटर दूरी किससे संबंधित है? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। दूरी को माप करने के लिए SI मात्रक मीटर होता है।
और 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम होता है 10⁻12 ग्राम के बराबर होता है। द्रव्यमान को मापन करने के लिए लघु इकाई मिलीग्राम, मैक्रोग्राम और नैनोग्राम और पीको और फेम्टोग्राम होती हैं। तो यदि हम कोई भी लंबी द्रव्यमान को ज्ञात करना है तो हम पहले क्या करेंगे, मिलीग्राम में देखेंगे, फिर मैक्रो में देखेंगे, फिर नैनो में देखेंगे, पीको में देखेंगे और फेम्टो में देखेंगे। तो पहले हम पीको में देखेंगे, भैया पीको कराने बाहर जाना पड़ेगा हमें, तो 10⁻12। तो पीको के लिए 10⁻12। मिलीग्राम तो हमें पता है 10⁻3 ग्राम होता है। माइक्रोग्राम 10⁻6 होता है। मिली से सीधा मैक्रो पे जाएंगे तो 3 से क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। नैनो कितना होता है? तो 10⁻9 होता है नैनोग्राम। और फेम्टोग्राम क्या होता है? 10⁻15 मीटर। पास्कल क्या होता है? पास्कल से हम मापते हैं दाब। दाब का मात्रक है। किसी तल के इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब या फिर प्रेशर कहा जाता है। दाब एक अदिश राशि होती है। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और इसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। दाब का इकाई मात्रक क्या होता है? तो दाब की इकाई है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो कहीं अच्छा दे दिया है, देखो न्यूटन वर्ग मीटर। एक तल में इकाई में क्षेत्रफल पर लगने वाले दाब को क्या कहा जाता है? बल को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। और बल ऐसे लगेगा, है ना, चारों मतलब 2 दिशाओं में लगता है, इसलिए मीटर का स्क्वायर आता है। न्यूटन मतलब बल और बाय मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहा जाता है। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब हमारा क्या लग रहा है? किलोग्राम, इसमें तो है ही नहीं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम भी होगा लेकिन किलोग्राम बल बाय वर्ग सेंटीमीटर होता है। प्रायः किलोग्राम पर मीटर इस सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। दाब की एक अप्रचलित इकाई है जिसको एसआई मात्रक अंग नहीं होता। दाब की वर्तमान में प्रचलित इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल कहा जाता है। पारिस्थितिक दबाव क्या होता है? जो पारिस्थितिक दबाव होता है उसे कहा जाता है बार। वायुमंडल दाब का गैर एसआई मात्रक बार होता है, जो कि 10⁵ मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और उसके बराबर होता है ना। एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित कैसे कर सकते हैं? तो एक बार के बराबर होता है 10⁵ पास्कल। 5 का थप्पड़ करता है, पास नहीं होते तो पास्कल। पास कर, 5 का पंच चलेगा, वरना एक बार बराबर कितना होता है? 10⁵ पास्कल। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होगा? एक डाइन के बराबर कितना होता है? 1.02 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम होता है। और एक बार के बराबर होता है 10⁻6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए डाइन का मान बार के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक बार के बराबर हो जाता है 10⁶ डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम इंटू कर देंगे सबको तो हमारा क्या बन जाएगा? 1.02 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। तो 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? बार देखा जाए तो 1.0 बार के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक आदिश राशि है? कोई मतलब इसमें आदिश राशि है हमारी दाब, जबकि बल, वेग और त्वरण ये सब हमारी सदिश राशियां होती हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों आवश्यक होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए बल, वेग, विस्थापन, त्वरण और संवेग। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की नहीं, उन्हें क्या कहा जाता है? अदिश राशियां कहा जाता है। जैसे कि आयतन, दाब, चाल और दूरी। निम्नलिखित में से इनमें से हमें सही बताना है। तो
कौन सा विद्युत विभव के बारे में सही है, विद्युत विभव के बारे में कौन सा सही है, तो ये क्या है, एक अदिश राशि है, तो ये सही है। यह एक सदिश राशि है, नहीं तो कोई एक ही सही होता है ना। विद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव को प्रायः एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, जबकि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या है, एक सदिश राशि होती है। पूरा क्षेत्र है तो वो एक सदिश राशि है, लेकिन विभव क्या है हमारा, अदिश राशि है। तेल का बैरल एक बैरल में किसके बराबर होता है, तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर के बराबर। पूर्व तेल की मात्रा बैरल में मापी जाती है, अब इसे घन मीटर में मापा जाता है। पहले कैसे मापी जाती थी, पहले इसे बैरल में मापी जाती थी, लेकिन अब कैसे मापते हैं, घन मीटर में मापते हैं। एक बैरल के बराबर कितना होता है, 158.9873 लीटर के बराबर होता है। एक बैरल के बराबर होता है 1.58987 घन मीटर। एक बैरल के बराबर यदि हम गैलन देखें तो कितना होता है, तो एक बैरल के बराबर होता है 42 गैलन पानी, और एक मतलब लीटर वगैरह है ना, कोई भी पानी। एक बैरल के बराबर कितना होता है, 34 यू के गैलन। यदि हम नॉर्मल गैलन को ज्ञात करते हैं तो 42 गैलन होते हैं, लेकिन हम 34 गैलन होता है यू के मात्रा के अकॉर्डिंग। तो हम इसको फिर से देख लेते हैं। एक गैलन एक बैरल के बराबर कितना होता है, 158.9873 लीटर होता है। एक बैरल के बराबर यदि घन मीटर में देखा जाए तो 0.1587 घन मीटर होता है। एक बैरल के बराबर 42 यूएस गैलन होता है, और एक बैरल के बराबर देखा जाए तो 34.97 यू के गैलन होता है। लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होती है, तो लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई है हमारी फर्मी मीटर। एक मैक्रोन कितने के बराबर होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻10 होता है, लेकिन एक फर्मी मीटर 10⁻15 मीटर होता है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि फर्मी सबसे छोटी लंबाई मापती है, यह लंबाई की मात्रक है। निम्नलिखित में से हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो क्यूसेक से हम क्या मापते हैं, क्यूसेक से मापा जाता है हमारा प्रभाव की दाब, कितना क्यूसेक पानी में दाब लग रहा है, तो क्यूसेक। वाइट क्या होती है, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको वाइट में ज्ञात करते हैं। रिएक्टर से हम क्या मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को ज्ञात करते हैं, और बार किसका होता है, दाब का होता है। तो क्यूसेक हम प्रभाव की दर को ज्ञात करते हैं, वाइट से हम कंप्यूटर की मेमोरी को ज्ञात करते हैं, और रिएक्टर से हम भूकंप की तीव्रता को ज्ञात करते हैं, और बार से क्या करते हैं, दाब की इकाई को ज्ञात करते हैं। जल की प्रवाह की दर को मापने के लिए हम क्यूसेक फिट प्रति सेकंड का प्रयोग करते हैं, जिसको क्यूसेक कहा जाता है, मतलब क्यूबिक फिट प्रति सेकंड। कितना क्यूबिक पानी प्रति सेकंड में प्रभावित हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, क्यूसेक कहा जाता है। कंप्यूटर के संदर्भ में हम वाइट डिजिटल सूचना की एक इकाई होती है। रिएक्टर भूकंप की तीव्रता तरंगों की तीव्रता को मापने के लिए एक गणितीय पैमाना है, और एक बार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान की एक इकाई, मतलब दाब की एक इकाई होती है। दाब मतलब प्रेशर की इकाई क्या होती है, बार होती है। यह 100 किलोग्राम 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। क्यूसेक से क्या ज्ञात करते हैं, तो क्यूसेक से हम करते हैं पानी का बहाव, कितने क्यूबिक पानी प्रति सेकंड में बह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को ज्ञात करता है, तो ओजोन परत की मोटाई ज्ञात करनी है तो हम इसको करते हैं डाप्सन के द्वारा। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन से मापी जाती है। यह डाप्सन इकाई मानक ताप और दाब पर 10 माइक्रोमीटर या फिर म्यूमीटर ओजोन परत का को व्यक्त करती है। एक डाप्सन इकाई कितने के बराबर होती है, 0.69 × 10⁻20 ओजोन अणु प्रति वर्ग मीटर के समतुल्य होती है। कि कितने ओजोन के अणु हैं प्रति वर्ग मीटर में, उसको ज्ञात करते हैं ये। और कितने होने चाहिए, तो 2.69 × 10⁻20।
डाप्सन इकाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई को ज्ञात करने के लिए। इसके साथ हमारा ये वाला सेशन होता है कंप्लीट गाइज। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गाइज पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।